दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। आज दो राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने किया। लेकिन बड़ा आश्चर्य यह है कि चुनाव आयोग को जितनी संवैधानिक ताकत भारत के संविधान ने दी है और उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए आखिर चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान इसके साथ क्यों नहीं किया। क्या वजह है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान नहीं किया गया? क्या वजह है कि 4 की जगह 2 ही राज्यों के चुनाव का ऐलान किया गया? कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं और चुनाव आयोग पर तो सवाल तब से विपक्षी दल खड़े कर रहे हैं जब से एनसीपी और शिवसेना की टूट के समय जो खेमा भारतीय जनता पार्टी के साथ गया, उस खेमे को असली पार्टी का दर्जा देने का काम चुनाव आयोग ने किया था। सवाल तब से हैं और सवाल इस दौर में आकर इस मोड़ पर खड़े हो जा रहे हैं कि आखिर क्या चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक ताकत का बेजा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है? क्या चुनाव आयोग जो अधिकार उसे मिले हुए हैं वो उन राज्यों में पहले क्यों जा रहा है चुनाव कराने जहां की हार जीत से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय चुनावी संभावनाओं को बहुत थोड़ा ही असर पड़ता है? हरियाणा का चुनाव 5-5 से लोकसभा चुनाव का नतीजा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए बराबरी पर छूटा था और वहां बीजेपी को अब भी लग रहा है कि शायद हरियाणा में मेहनत की जाए तो अब भी हरियाणा के मिजाज को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। क्या इसलिए हरियाणा का चुनाव पहले कराया जा रहा है? महाराष्ट्र और झारखंड के पहले परसेप्शन बनाने की एक आखिरी कोशिश के तहत कराया जा रहा है। महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव भी नहीं कराया गया, अब तक कोई ना कोई बहाने टाला जाता रहा। इसके साथ ही कई राज्यों के विधानसभा सीटों के उपचुनाव, जिसमें यूपी बिहार की भी कुछ सीटें थी, वायनाड का लोकसभा चुनाव जो राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई सीट है, वो 2 जगह से चुनाव जीते थे। तो वायनाड में जब कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया कि प्रियंका गांधी संसद पहुंचेंगी, तो आखिर वायनाड का चुनाव क्यों टाला गया? क्या वायनाड का चुनाव टालने के पीछे ये डर तो नहीं दिखाई दे रहा सत्ताधारी दल को कि राहुल गांधी अकेले पूरी सत्ता की नाक में दम करके छोड़ रखे हैं, कहीं प्रियंका गांधी भी संसद पहुंच गई तो सत्ता के लिए मौजूदा दौर में जीना मुहाल हो जाएगा? इस वजह से तो वायनाड का चुनाव नहीं टाला गया। चुनाव आयुक्तों ने आज कहा कि 6 महीने के अंदर वो उपचुनाव पर फैसला लेंगे। क्या कारण है कि उपचुनाव टाले गए? कई सारी परिस्थितियां एक साथ आकर खड़ी हो रही है। पहला सवाल जो यह बनता है कि क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की सुविधा के हिसाब से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहा है? दूसरा, महाराष्ट्र के चुनाव को अंतिम वक्त तक जहां तक टाला जा सकता है वहां तक टालने की कवायद क्यों हो रही? तीसरा, उपचुनाव की घोषणा क्या इसलिए नहीं की गई कि योगी आदित्यनाथ यदि उपचुनाव जीत कर आते हैं तो फिर वो ताकतवर हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक संघर्ष में योगी आदित्यनाथ का हाथ ऊपर हो जाएगा, गुजरात लॉबी से वो ऊपर दिखाई देने लगेंगे, या नीतीश कुमार का कुछ अलग एजेंडा है जिस वजह से बिहार में चुनाव का ऐलान नहीं हुआ? क्या ठाकरे और शरद पवार, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की साझा ताकत से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को अपनी संभावित हार साफ दिखाई दे रही है? और इन सब से बड़ा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं कुछ भी हो, वो चुनाव आयोग की नजर में सिर्फ दूसरे दलों की तरह एक रजिस्टर्ड पार्टी है, तो क्या उसकी सुविधा ही इस देश में संवैधानिक सुविधा बनाकर पेश की जा रही है? कई सारे सवाल यहां खड़े होते हैं। मैं एक एक कर उस पर आता हूं और इस पर चर्चा के पहले सबसे पहले चुनाव आयोग की संवैधानिक ताकत के बारे में मैं आपको रूबरू करा देना चाहता हूं। चुनाव आयोग के पास संवैधानिक ताकत यह है कि जैसे ही किसी विधानसभा का या किसी लोकसभा का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होता है, उसके बाद चुनाव आयोग के पास वो संवैधानिक ताकत आ जाती है कि उसके बाद से वो उस राज्य का या केंद्र का जिसका भी चुनाव हो, वो चुनाव कराने के लिए, तारीखों को तय करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। उदाहरण के लिए मई के महीने में 2007 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा गठित हुई थी, तो कायदे से 2012 का चुनाव भी उत्तर प्रदेश में मई के महीने में ही होना चाहिए था, लेकिन फरवरी मार्च में चुनाव निपटा लिया गया था और उसके लिए कोई मायावती ने विधानसभा भंग नहीं की थी जो उस वक्त की मुख्यमंत्री थी।
यह चुनाव आयोग की संवैधानिक ताकत थी कि दूसरे राज्यों मसलन पंजाब, उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव भी करवा लिया था। आज वो काम क्यों नहीं किया गया? चुनाव आयोग को यह ताकत है कि 6 महीने के अंदर या 3 महीने, 4 महीने के अंदर जहां भी विधानसभा चुनाव या उपचुनाव होने हैं, उन सभी राज्यों को एक साथ क्लब कर चुनाव करा सके। फिर ये किस्तों में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? इस चीज को समझने के लिए एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए कि कहीं किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 20 नवंबर को खत्म हो रहा है। तो 20 नवंबर को जिस विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि 20 मई को, यानी 4.5 साल पूरा होते ही चुनाव आयोग के पास ये अधिकार आ जाते हैं कि 20 मई की तारीख बीतने के बाद ही वो ये तय कर सके कि वो कब चुनाव कराना चाहता है। ये राज्य सरकार और राज्य में शासन करने वाली राजनीतिक पार्टी की सुविधा से नहीं, चुनाव आयोग अपनी सहूलियत के हिसाब से तय करता है और उस सहूलियत में चुनाव को क्लब कराकर चुनाव कराने की स्वतंत्रता उसे दी गई है। लेकिन आजकल बड़ा विचित्र चलन है। चुनाव आयोग के पास इतने अधिकार हैं कि जो चुनाव पिछली बार 8 फरवरी 2020 को दिल्ली में हुए थे, उस चुनाव को भी चुनाव आयोग यदि चाहे तो उस चुनाव को भी महाराष्ट्र और झारखंड के साथ करा सकता है, लेकिन वो नहीं कराया जाएगा, सबको पता है। और इन सब के पीछे जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जरा उसे देखते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा था कि 30 सितंबर तक चुनाव प्रक्रिया शुरू कर लेनी चाहिए, और ठीक उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। ठीक है, उसमें सबको स्वागत करना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 को जिस प्रकार से 35A और धारा 370 के सेक्शन बी को जिस प्रकार से निष्प्रभावी किया गया, उसके बाद से जम्मू कश्मीर की जनता को खुद मुख्तारी का पहला हक पूरी तरह से ना सही केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर ही सही दिया तो जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के लिए 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर 3 तारीखों का ऐलान किया गया है। 3 चरणों में चुनाव होंगे। हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को चुनाव होगा और 4 अक्टूबर को इन दोनों राज्यों की मतगणना होगी। हरियाणा के बारे में आपको बता दूं, हरियाणा में 3 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था, और उस कार्यकाल खत्म होने के 32 दिन पहले चुनाव आयोग ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए चुनाव कराने का फैसला किया है। 3 नवंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा था और 1 अक्टूबर को चुनाव कराया जा रहा है। महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है और झारखंड की विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर के मध्य में खत्म हो रहा है। तो इन चारों राज्यों का तो कम से कम एक साथ होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 2 का ही अनाउंसमेंट हुआ, और 2 के अनाउंसमेंट के बाद यह परिस्थिति खड़ी हो गई है कि 6 हफ्ते तो कम से कम चाहिए चुनाव कराने के लिए। तो क्या 26 नवंबर और 4 अक्टूबर जिस दिन मतगणना है, उस टेक्निकल पॉइंट को मद्देनजर रखना जरूरी हो जाता है कि 4 तारीख के पहले तो चुनाव आयोग ऐलान करेगा नहीं, क्योंकि 4 तारीख को पहले अगर किसी चुनाव का ऐलान करेगा तो फिर 4 तारीख वाली मतगणना को टालकर उस दिन पर ले जाना पड़ेगा जिस दिन महाराष्ट्र का चुनाव होगा या झारखंड का होगा। तो इन दोनों को क्लब करने के लिहाज से 4 के तुरंत बाद, 4 अक्टूबर के तुरंत बाद, यानी 4 अक्टूबर के बाद कितने दिन बचेंगे 26 नवंबर में? 4 अक्टूबर के बाद 26 नवंबर में बचेंगे 4 अक्टूबर से 4 नवंबर। अक्टूबर 31 दिन का महीना है तो 31 दिन और फिर 22-53 दिन, जबकि 42 दिन पहले कम से कम आचार संहिता लगानी है। तो उम्मीद की जाती है कि 6, 7, 8, 9 अक्टूबर को किसी भी दिन या 5 अक्टूबर को इन दोनों राज्यों का चुनाव एक साथ अनाउंस हो जाए, या यह भी हो सकता है कि फिर वो कह दे कि झारखंड का अलग से कराएंगे। कोई ठिकाना नहीं है इस दौर में आयोग का। अब राजनीतिक परिस्थितियों पर आते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे उद्धव ठाकरे और शरद पवार की ताकत ने डरा दिया है, कैसे प्रियंका गांधी की संभावित पार्लियामेंट की एंट्री ने डरा दिया है, और इन सब के पहले क्या नीतीश कुमार की भी कोई जिद है जिसको सुविधा दी जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र इस देश का आर्थिक इंजन है। जिसने मुंबई की सत्ता पर कब्जा कर लिया वो इस देश की सत्ता से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। झारखंड में माइनिंग माफिया का खेल कितना बड़ा है और कितने सफेदपोश पर्दे के पीछे से इस माइनिंग माफिया के खेल में शामिल होना चाहते हैं। झारखंड में राज्य में सरकार क्यों बनाना चाहती है अलग अलग राजनीतिक दल के लोग, ये भी हमारे दर्शकों से छिपा हुआ नहीं है कि खेल क्या है। असल खेल उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र का है, जो राजनीतिक खेल है।
हरियाणा में बीजेपी जानती है कि अगर जिस दिन सत्ता हाथ से फिसल गई, जिस दिन हरियाणा की सत्ता हाथ से फिसल गई, शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए किसान कभी भी दिल्ली को 3 तरफ से घेर सकते हैं, क्योंकि फिर सड़कों में कील लगाकर किसानों को, इस देश के अन्नदाताओं को, देश की राजनीति, देश की राजधानी में आकर शांतिपूर्वक तरीके से लोकतांत्रिक प्रदर्शन करने से आप रोक नहीं सकते। और हरियाणा में अभी बीजेपी की सरकार है, बल प्रयोग से पंजाब बॉर्डर पर ही रोक लिया गया, या हरियाणा के अंदर ही रोक लिया गया। सत्ता बदलते ही, निजाम बदलते ही हरियाणा में रोक नहीं सकते। दूसरी परिस्थिति उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की परिस्थिति यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वहां अच्छा प्रदर्शन करके ले गए, तो बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर और देश के अंदर क्या धारणा बनेगी? धारणा यही बनेगी कि लोकसभा चुनाव तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुआ था, वो चेहरा अलोकप्रिय हो चुका था, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। और विधानसभा का उपचुनाव अगर योगी आदित्यनाथ जीत गए तो धारणा यह बन जाएगी कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जो चुनाव हुआ वो बीजेपी के अंदर हार मिली, उसमें जो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव हुआ उसमें जीत मिली, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का रिप्लेसमेंट ढूंढने की कवायद धरी की धरी रह जाएगी। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली पहुंचने की संभावना को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो यूपी का चुनाव बीजेपी अगर टालना चाहती है तो इसके पीछे कारण साफ नजर आता है। अब जरा उन परिस्थितियों को देखिए जिसमें बिहार के उपचुनाव टाले गए। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह मंशा रही है कि जल्द से जल्द विधानसभा का ही चुनाव हो जाए, ताकि विधानसभा में जो वो तीसरे नंबर पर है और गठबंधन करके ही उन्हें, चाहे इधर या चाहे उधर, चाहे लालू यादव के साथ या चाहे नरेंद्र मोदी के साथ, गठबंधन करके ही उन्हें चुनाव लड़ना है। तो उस परिस्थिति में अब चूंकि नरेंद्र मोदी को भी नीतीश कुमार की बैसाखी का सहारा है, उस परिस्थिति में चिराग मॉडल का इस्तेमाल करने की तो कोई हिमाकत कर नहीं सकता। तो क्यों ना जब तक ये परिस्थिति बनी हुई है फ्रेश इलेक्शन ही करा लिया जाए और उसमें नंबर 3 की पार्टी नंबर 1 तक पहुंचने की एक कोशिश करती हुई दिखाई दे। ये कवायद बिहार के मुख्यमंत्री की है। भले ही वो कहें कि चुनाव होगा तब तक कितनी नौकरियां देंगे, सभी जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री सबसे पहले अपने विधायकों को नौकरियां देना चाहते हैं, अपने विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या महाराष्ट्र और झारखंड के साथ बिहार के भी चुनाव होंगे, इसलिए वहां भी उपचुनाव नहीं हुए? एक कारण यह है। झारखंड का कारण मैंने आपको बता दिया, हरियाणा का बता दिया कि झारखंड में बीजेपी को थोड़ी होप दिख रही है, और दूसरी वहां पर संसाधनों पर कब्जे की, संसाधनों का जिम्मा किसके हाथ आएगा, इसकी कवायद ज्यादा बढ़ी है। हेमंत सोरेन को जेल में भी डाला गया, लेकिन हेमंत सोरेन निकलकर बाहर आए और पूरे शिद्दत से जमे हुए हैं। आदिवासी चेतना का मुद्दा अलग से खड़ा हो गया है, और अब तो आदिवासियों के बंटवारे की राज्यों को अधिकार भी दे दिए हैं। और जो मंशा रही है इस देश में कुछ राजनीतिक दलों की, उस मंशा पर कुठाराघात तब तक होता रहेगा जब झारखंड की सियासत में जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन प्रभावी रहेगा। शिबू सोरेन की विरासत कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। अब आते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उन राजनीतिक परिस्थितियों में उद्धव ठाकरे और शरद पवार और उनके साथ खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के साथ के लिए जो परिस्थितियां हैं उसमें बीजेपी की हालत खुद खराब। देवेंद्र फडणवीस वहां के जातीय समीकरण में फिट नहीं है, क्योंकि वह ब्राह्मण है और महाराष्ट्र में ब्राह्मण राजनीति बहुत चलती नहीं है। महाराष्ट्र मराठाओं का प्रदेश है। महाराष्ट्र, वहां की 32% आबादी जो मराठाओं की है, जो आरक्षण मांग रही है, मराठा आरक्षण, जो सड़कों पर है, और उस मराठा आरक्षण में मनोज जारंगे पाटिल का आंदोलन बीजेपी की नाक में दम किए हुए है। वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मिजाज के उलट मिजाज वाला समाज है। और उसके साथ साथ मराठा के साथ साथ जो बेहद ताकतवर सियासत होती है, वो सियासत वहां दलित राजनीति होती है। दलित राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ पहले से भी नहीं थी। और महाराष्ट्र में तो दलित वर्ग के बीच समाज सुधार आंदोलन, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट की एक लंबी हिस्ट्री रही है, ज्योतिबा फूले से लेकर अंबेडकर तक। और ये तमाम चीजें जब एक साथ रही है तो भारतीय जनता पार्टी अपने लिए 2014 के विधानसभा चुनाव की तरह चतुष्कोणीय मुकाबले की उम्मीद भी नहीं कर सकती, और 2019 की तरह बाला साहब ठाकरे की विरासत भी, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी भी अब उनके साथ नहीं है।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में बीजेपी ही नहीं पूरे गठबंधन के पिछड़ने का यही सबसे बड़ा कारण रहा और यह कारण अब और बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट उठाकर गुजरात भेजे गए। बीएमसी का, जिसे शिवसेना का एटीएम तक कहा जाता है, जिसे शिवसेना का सबसे बड़ा गढ़, और शिवसेना आज की तारीख में कहें तो उद्धव ठाकरे गुट का सबसे बड़ा गढ़ जिस मुंबई को माना जाता है, उस मुंबई के चुनाव को, म्युनिसिपल चुनाव को क्यों टाला जा रहा है? और अब तो विधानसभा भी टाला जा रहा है जब तक टाला जा सके। इसके पीछे उद्धव ठाकरे की ताकत है, मुंबईकर की ताकत है, मराठी मानुस की ताकत है। और महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट, चाहे वो चिप वाला, इलेक्ट्रॉनिक चिप वाला मामला हो, चाहे कोई और, कई प्रोजेक्ट जो उठाकर गुजरात ले जाने की कवायद हुई, जिसने मराठी मानुस को अंदर तक झकझोर दिया, पार्टियां तोड़ने की जो कवायद हुई, चाहे शरद पवार की एनसीपी हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, या फिर इसके आगे बढ़कर देखें तो गुवाहाटी मॉडल के तहत महाराष्ट्र के भावना प्रधान समाज में जिस प्रकार से सूरत और गुवाहाटी के माध्यम से राज्य के निजाम को बदलने की कवायद की गई, उसे राज्य की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया। और उस कोप से बचने के लिए, जनता के उस मिजाज को जहां तक हो सके उसका परीक्षण का मौका देने से रोकने के लिए साथ में चुनाव का ऐलान नहीं कराया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग भी एक मुद्दा है। जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कैसे रातों रात ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। महाराष्ट्र में भी यही करने की कोशिश है कि चुनाव आचार संहिता लगने के पहले अपने काम लायक, अपने फेवर के माने जाने वाले अधिकारियों को कथित रूप से उन जिलों, उन इलाकों में, उन कस्बों में तैनात कर दिया जाए जहां तक हो सके वहां महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन की संभावनाओं को पलीता लगाया जा सके। लेकिन जब जनमत एक तरफा होता है तो ये सारी कवायद धरी की धरी रह जाती है। आपने कहावत सुना होगा, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। 1 जनवरी नहीं तो होली ही सही, बकरे को तो अंततः निवाला ही बनना होता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र या जिन राज्यों में उपचुनाव है उनमें से अधिकांश राज्यों में क्या वही बकरे वाली ही होने वाली है? इस वजह से डर लग रहा है। झारखंड को छोड़ दें तो किसी राज्य का लोकसभा का चुनावी नतीजा इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल नहीं रहा। झारखंड में भी सीटें घटी, ज्यादा सीटें मिली, जीत मिली, लेकिन सीटें घटी। और राज्य का विधानसभा चुनाव अलग होता है। तो इन सब को देखकर साफ दिखाई दे रहा है कि राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि बार बार चुनाव होने से विकास प्रक्रिया अवरुद्ध होती है, लिहाजा 1 नेशन 1 इलेक्शन का फॉर्मूला और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। 1 नेशन 1 इलेक्शन जिसको कराने की मंशा होगी, वो भला 4 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव भी कुछ राज्यों के एक साथ नहीं करा सकता। अजब विरोधाभासी रवैया दिखाई दे रहा है, जिसमें बातें तो लंबी लंबी होगी, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और 4 राज्यों का इलेक्शन कराने में पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि राज्यों का मिजाज गुजरात लॉबी के मिजाज से मेल नहीं खाता। इन चुनावी राज्यों का मिजाज भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व से मेल नहीं खाता। इन चुनावी राज्यों का मिजाज, चाहे किसानों का मिजाज हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे ओल्ड पेंशन का मुद्दा हो जो हरियाणा से महाराष्ट्र तक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, चाहे जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता का मामला हो, खुद मुख्तारी यानी फुल स्टेटहुड का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे, किसानों के मुद्दे, आदिवासियों के मुद्दे, जाति जनगणना के मुद्दे, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि विवशता कितनी बड़ी चीज है कि अजीत पवार बीजेपी के साथ रहकर एक टीवी इंटरव्यू में जाति गणना का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन सारे मुद्दों पर जब राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू किया, तब स्थिति यह हो गई है कि एक साथ चुनावी हार, कलेक्टिव चुनावी डिफीट से बचने के लिए, सामूहिक हार से बचने के लिए क्यों न किस्तों में चुनावी हार की संभावना के बीच एक आध जीत की संभावना को जिंदा रखा जाए कि कहीं कुछ मिल जाए। और यही कहीं कुछ मिल जाए के रवैये का परिणाम है कि चुनाव को किस्तों में टाला जा रहा है। बीजेपी को क्या लग रहा है कि शायद हरियाणा मिल जाए, हरियाणा अगर गलती से भी मिल जाए तो उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव के पहले ढोल पीटा जा सके कि देखो हरियाणा तो हमने जीत के दिखा दिया, झारखंड में ढोल पीटा जा सके। ये सारी कवायद एक साथ चल रही है और उसमें प्रियंका गांधी के भी संसद पहुंचने से सत्ता पक्ष की नींद हराम है कि कहीं वो पहुंच गई तो हालात और विकट हो जाएंगे। चुनाव लंबा खींचेगा तो एक कारण और है,
संसद का विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र, आप 2017 के गुजरात चुनाव को याद करें तो जैसे गुजरात चुनाव तक टाला गया और अंत में छोटा सत्र बुलाया गया, वैसे ही ये चुनाव लंबा खींचेगा तो उसके बाद विंटर सेशन को भी छोटा किया जा सकता है, शीतकालीन सत्र को भी छोटा किया जा सकता है, क्योंकि सत्र में गठबंधन की सरकार चला रहे नरेंद्र मोदी, जो बहुमत के बूते भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गठबंधन सहयोगियों के दम पर हासिल किए गए बहुमत के बूते प्रधानमंत्री हैं, एनडीए के बूते प्रधानमंत्री हैं, उन्हें संसद के हर सत्र में सत्ता के गंवाने का खतरा दिखाई दे रहा है। और फिर कौन जानता है कि इन तीनों राज्यों का नतीजा अगर खिलाफ गया तो अगला बजट जो फरवरी में आना है वो निर्मला सीतारमण नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का वित्त मंत्री पेश करता हुआ नजर आए। साथ में चुनाव कराने के से बचने के पीछे सबसे बड़ा डर यही है, और इसी डर ने सत्ता पक्ष की गोदी में बैठा हुआ जो विपक्ष आरोप लगाता है कि इस देश में चुनाव कराने वाली संस्था की स्थिति है, उस संस्था ने चुनाव को किस्तों में करवाने का फैसला किया है। बहाने कई ढूंढे जा सकते हैं, ढूंढे भी जाते हैं, बताए भी जाते हैं, बस फर्क इतना है कि कई बार शेरो शायरी की जाती है, कई बार शेरो शायरी पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों को सुनने को नहीं मिलती है। आगे आगे देखते जाइए, महाराष्ट्र को लेकर के, हरियाणा को लेकर के, बिहार यूपी झारखंड के को लेकर के, खासकर बिहार यूपी के उपचुनाव, वायनाड को लेकर के और जम्मू कश्मीर को लेकर के इस देश के लोकतंत्र को चुनाव तंत्र में ढालने की कवायद वही लोग कर रहे हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा मार्केट में छोड़ते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।